हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में हम लोग फॉर्म के जो डेटा है उसको इंसर्ट कैसे कराते हैं। तो फिलहाल हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट नहीं कराएंगे, डेटाबेस में भी आप इंसर्ट करा सकते हो, कोई बात नहीं। बट आज हम लोग देखेंगे कि जेसन सर्वर में कैसे इंस्टॉल कराएंगे, ठीक है, जो कि जेसन फॉर्मेट में हमारा डेटा जाएगा। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, मेरा जेसन का जो सर्वर है वो भी लाइव है, ऑन है लोकल होस्ट पे, ठीक है। ये जो रिएक्ट का मेरा प्रोजेक्ट है वो 3004 पे चल रहा है, ठीक है। और जो मेरा जेसन का डेटा है वो कहाँ पर है, वो 3000 पे यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। ये रहा, और इसका जो पोस्ट है इसमें कुछ वैल्यूज़ दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें 2 डेटा फिलहाल दिख रहे हैं, हम लोग तीसरा डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो टाइटल फाइटल जो भी है यहाँ पर हम लोग कुछ दूसरा ऐड करते हैं। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी ऐड करता हूँ, प्राइस दे देता हूँ उसको 12,000, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं हम लोग डेटा इंसर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश मारूंगा मैं, ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें इसको डिलीट वगैरह भी करेंगे, अपडेट एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, बट वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। पहले हम लोग देखेंगे इंसर्ट कैसे किया जा रहा है, ओके। तो अब ये है मेरा क्या है, ये जेसन का सर्वर है, ठीक है। अब ये इंस्टॉल करना होगा आपको आपके लोकल होस्ट पे, ठीक है। ये डायरेक्ट ऐसे रन नहीं होता है, बट उसके पहले हम लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट वो इंस्टॉल मारेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक फ़ोल्डर में आ जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे ऑलरेडी हूँ, डेस्कटॉप के अंदर एक इंसर्ट नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर आ गया। यहाँ पर मैं एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं गिट बैश ओपन करता हूँ, आप CMD से यहाँ पे आ सकते हैं, CMD ओपन कर गया, ठीक है। डेस्कटॉप पे हूँ, डेस्कटॉप पे मेरा एक फ़ोल्डर है इंसर्ट डेटा, उसके अंदर मैं आ गया हूँ। तो पहले हम लोग ना रिएक्ट का एक कमांड फायर करेंगे, ठीक है। npx create रिएक्ट ऐप, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फॉर्म डेटा, ठीक है। मैं अब इसको फायर कर दिया कमांड को, ठीक है। देखते हैं इंस्टॉल होना स्टार्ट करते हैं। जब तक वो इंस्टॉल होगा तब तक मैं कुछ दूसरी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। अरे क्या मतलब मैं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मैं कुछ इशू आ रहा है, तो मैं फिर यहाँ पे आ रहा है, कमांड कभी कभी याद नहीं होती, तो रिएक्ट इंस्टॉल मार लेता हूँ यहाँ पे। यही है, अच्छा हो रहा है तो चेक कर लेता हूँ, ठीक है। माई ऐप्स में यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे दिखना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जब तक ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इंस्टॉल हो रहा है डेस्कटॉप पे, रिएक्ट का प्रोजेक्ट माई ऐप्स, आप कुछ अच्छा नाम देना, ऐसे आलतू फालतू नाम आपकी कंपनी में नहीं चलेगा, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर मैं ये बंद कर देता हूँ, जो फालतू का ऑन है। हम लोग इंस्टॉल करेंगे किसको, जेसन सर्वर को। बट जेसन सर्वर जो है और डिफ़ॉल्ट उसका जो पोर्टल है 3000 होता है, और जो मेरा रिएक्ट है वो 4000 पे चलता है। बट यहाँ पे कभी एक एरर आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो कैसे सॉल्व करना है। जो दोनों के पोर्ट है वो क्लैश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बंद कर देता हूँ। मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट अभी भी इंस्टॉल हो ही रहा है, अभी पूरी तरह इंस्टॉल नहीं होता। मैं जाता हूँ ये विजुअल स्टूडियो कोड में और अपना फ़िलहाल प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर लेता हूँ। ये जो मेरा ऐप वाला प्रोजेक्ट है रिएक्ट जेएस का, ये विजुअल स्टूडियो कोड में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि जो जेसन सर्वर वो इंस्टॉल कैसे करना है, कहाँ से करना है। गूगल पे जाना है आपको, जो भी चीज़ें भाई गूगल से ही मिलती है। जेसन सर्वर इंस्टॉल, इस पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इंस्टॉल जेसन सर्वर, ठीक है। यहाँ पर आइए और ये जो कमांड है ना, ये फायर कर दीजिए, कमांड फायर कर दीजिए। और फायर करने के लिए क्या करना है, आप कहीं पे भी जाके बना लीजिए। तो मैं एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी है जेसन सर्वर, ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। माय जेसन सर्वर, ठीक है। अब आपको इसके अंदर जाना है, गिट बैश ओपन कर लिया यहाँ पर, कॉपी पेस्ट इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये भी इंस्टॉल हो रहा है, देखते हैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, हाँ वो भी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट था वो मेरा इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं बताता हूँ, रिएक्ट को मैं npm स्टार्ट करूँगा,
रुक जाइए, npm स्टार्ट आ गया है, npm स्टार्ट कर दिया है मैंने। बट पहले ये एक एरर दे रहा है ना, क्योंकि मैं इंसर्ट डेटा के फोल्डर में हूँ, बट जो मेरा प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, वो है मेरा इंसर्ट डेटा के माय ऐप्स में है ना। तो पहले मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो मैं सॉरी, ये तो जेसन सर्वर वाला CMD है, ये मेरा रिएक्ट प्रोजेक्ट वाला CMD है। तो मैं cd माय ऐप्स, ठीक है। अब ये मैं इसमें आ गया, माय ऐप्स में मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, npm स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर जेसन सर्वर था वो भी मेरा इंस्टॉल हो गया है, माय जेसन सर्वर भी इंस्टॉल हो चुका है, ये रहा। और ये मेरा रिएक्ट भी हो चुका है। तब रिएक्ट देखते कहाँ पे चल रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये तो मेरा पहले वाला था जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि डेटा कैसे ऐड होता है, ठीक है, वो ये था। इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, मैं इसको खुले रखता हूँ, ठीक है। इसको भी बंद कर देता हूँ, ये क्योंकि पुराना वाला जेसन सर्वर था। तो ये मेरा रिएक्ट का ऐप स्टार्ट हो गया, रिएक्ट मेरा लाइव हो चुका है। अब मैं आऊँगा जेसन सर्वर स्टार्ट करूँगा। जेसन सर्वर को स्टार्ट करने के लिए पहले मैं जेसन के फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। मेरे भाई कुछ आया ही नहीं क्या, क्या हुआ? तो जेसन का है माय जेसन ना, मैं जेसन में आया नहीं, चेक करना पड़ेगा मेरे को। भाई क्यों नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हो गई लगता है। ग्लोबल इंस्टॉल हो गया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, फिर से इसको रन करते हैं, GP हटा देते हैं, ग्लोबल हो जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर ये इंस्टॉल होता है, मैं आपको खाली समझाने के लिए जेसन वापस से बनाया, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे जेसन सर्वर है। हम लोग इसको ओपन करके देख लें कि इसमें एक्चुअली है क्या। तो मैं जेसन सर्वर पे क्लिक मारता हूँ, ये फाइल की ज़रूरत नहीं, मैंने गलती से डाल दी थी, सॉरी। मेरे पास नोड मॉड्यूल्स है, इसमें बहुत सारे पैकेजेस आपके इंस्टॉल है, जो कि जो जेसन सर्वर आप जब इंस्टॉल मारोगे तो आपको मिल जाएगा। और ये पैकेज.json है, इसमें भी कुछ आपके काम की चीज़ तो नहीं बोल सकता कि इसमें कुछ मैनिपुलेट करना है। इसमें लिंक्स वगैरह दिया है, कहाँ से कौन सी चीज़ आपके जेसन सर्वर में आके वो चल रही है, तो उसका पूरा लिंक फिंक दिया ही रहा, ठीक है। तो अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब db.json मेरा मेन है, इसमें क्या है, मैं इसमें जाता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या है। यहाँ पे 3 डेटा है मेरे पास फ़िलहाल, 3, ठीक है, 3 डेटा आ रहा है। ये पोस्ट है, पोस्ट को अगर मैं कर दूँ माय पोस्ट तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जाके इसको फ़िलहाल रन कर लेता हूँ जेसन सर्वर को गिट बैश में, और एक सेकेंड, वो मैं पुराना जो जेसन सर्वर स्टार्ट कर रहा था उसको बंद ही कर देता हूँ, कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। ये मेरा रिएक्ट ऐप का है, ये रिएक्ट ऐप मेरा 3000 पे चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जेसन को भी लाइव लेके जाना है, ठीक है। जेसन का जो सर्वर है उसको भी लोकल होस्ट पे मुझे रन करना है। तो मैं जेसन सर्वर जो है उसमें चला गया, उसमें गिट बैश यहाँ पे ओपन करा, और गिट बैश ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा, मुझे जैसे मैंने रिएक्ट जेएस को ओपन करने के लिए, ब्राउज़र में ओपन करने के लिए, रन करने के लिए मैंने लिखा था npm स्टार्ट, तो वैसे जेसन सर्वर को आपको लोकल होस्ट पे रन करने के लिए लिखना होगा जेसन सर्वर वॉच db.json। मतलब क्या बोला, जेसन सर्वर को मैं बोल रहा हूँ कि वॉच करो db.json फाइल को, वो ओपन करेगा, ठीक है। देखते क्या हो रहा है। ओके, मैंने बोला था ना एक एरर आएगा। अब भाई जेसन का जो सर्वर है वो भी 3000 पे भाग रहा है, और जो मेरा रिएक्ट है वो भी यहाँ पे कहाँ गया, 3000 पे भाग रहा है। तो भाई एक पोर्ट पे तो एक ही प्रोजेक्ट चलेगा, तो उसके लिए क्या करना है, अभी मैं फ़िलहाल ओपन करके दिखा देता हूँ। अब जैसे रिफ्रेश मारूंगा, यहाँ पे रिएक्ट भाग गया, जेसन सर्वर ने इसको ओवरराइट कर दिया। अब जेसन सर्वर को जैसे मैं खोलता हूँ तो देखो 3 पोस्ट मुझे मिल गई यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे दिया था। माय पोस्ट को मैं बदल देता हूँ प्रोडक्ट्स ये डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये इसका डैशबोर्ड पेज, डैशबोर्ड या फ्रंट पेज बोल सकते हैं। तो मेरे पास फिलहाल प्रोडक्ट्स में कितना डेटा है,
प्रोडक्ट्स मेरे पास 3 डेटा है, तो यहाँ पे 3 डेटा शो कर रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा URL होगा, क्योंकि React.js में जो भी डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, हम लोग URL के थ्रू ही करते हैं। तो 3 डेटा तो है, 2 पहले से था, एक मैंने आपको इंसर्ट करके बताया था, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी 12,000 बताया था ना, वो 1,20,000 सॉरी, वो यहाँ पे करके बताया था। अब हम लोग जाएंगे कि हम लोग कोड में जाके देखेंगे कि कोड में कैसे काम कर रहा है। पहली बात तो ये मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट अभी बंद चल नहीं रहा है, तो उसको चलाना है, क्योंकि पोर्ट जो था वो क्लैश हो रहा है। 3000 ये भी, 3000 ये भी, ये दोनों आके क्लैश हो गए। देखिए जेसन सर्वर और React.js दोनों लड़ लिए, तो उसमें जेसन सर्वर वो जीत गया, उसने अपने पोर्ट पे अपना चला दिया था। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे ना अपना क्या बोलते हैं रिएक्ट में जाके पोर्ट को चेंज करना पड़ेगा। अब React.js में पोर्ट को कैसे चेंज करना है मैं बताता हूँ। तो पहले मैं जाता हूँ, अपना जो प्रोजेक्ट मैंने इंस्टॉल किया है React.js का, कहाँ पे किया है, डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर था insert-data, उसमें मैंने React का ये प्रोजेक्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, my-apps। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ, यहाँ से एक न्यू विंडो खोल लेता हूँ। अब मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करूँगा, फोल्डर, पहले डेस्कटॉप पे जाऊँगा मैं, उसके बाद डेस्कटॉप पे जाने के बाद इंसर्ट डेटा, और ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको मैंने ऑन कर लिया यहाँ पर। अब मैं package.json में जाता हूँ। package.json में जाके ये सब फाइल मैं बाद में बताऊँगा, पहले मुझे package.json में जाना है और उसको पोर्ट बताना है कि भाई 3000 पे ऑलरेडी कोई बंदा चल रहा है और वो मुझे भगा दिया वहाँ से, तो हम लोग क्या करें। तो भाई मैं package.json में गया, स्टार्ट में जाना है, आपको जस्ट इतना लिखना है, सेट पोर्ट, क्या लिखे हम लोग, 5000 लिख दे, 5000 है बस। अब देखते हैं 5000 पे काम करेगा कि नहीं करेगा। फिलहाल इस यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ इसको आके, क्योंकि 3000 पे तो चलने वाला नहीं है। एंड पेन स्टार्ट 5। अब देखते हैं 5000 को ये ले रहा है कि नहीं ले रहा है। देखिए सेट पोर्ट 5000 आ गया है यहाँ पर। अब देखते हैं ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑलरेडी कुछ चल रहा है इस पर, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ 3006 दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी स्टार्ट होगा 3006। ओके 3006 पे ये चल गया मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो मेरा रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट था 3006 पे चल रहा है, और जो मेरा लोकल होस्ट पे जो मेरा जेसन सर्वर था वो 3000 पे चल रहा है। तो दोनों में कोई क्लैश नहीं है। तो पोर्ट बदलना आप सीख गए, React.js में पोर्ट कैसे बदलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के पहले ना आपको इंसर्ट करना है डेटा, ठीक है। अगर फॉर्म में डेटाबेस में इंसर्ट करना है तो पहले आपको 1-2 लाइब्रेरी लगेगी, ठीक है, पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले फॉर्म बनाने के SRC में जाते हैं और एक काम करते हैं, कुछ फालतू फाइल्स है, फालतू नहीं मतलब अभी काम की नहीं है, तो उसको मैं निकाल देता हूँ। जैसे ये, अच्छा कुछ निकालो मत, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। SRC में जाओ, खाली इतना करो, ऐड pro.js नाम का एक फाइल बना लिया, ठीक है। अब मुझे बूटस्ट्रैप तो लगेगा, क्योंकि मुझे अच्छी स्टाइलिंग करनी है, तो बूटस्ट्रैप तो मुझे लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग ना बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल मार लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में आके। तो 3006 पे चल रहा है, यहाँ पे आते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप, हम लोग फाइनल क्या बोलते हैं, अरे क्या आ रहा है, ठीक है। npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये आ गया मैं। और यहाँ पे हम लोग आके यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, तो चेक करते हैं कि इंस्टॉल होने के बाद क्या क्या मुझे मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल package.json में यहाँ पे मुझे कुछ मिल नहीं रहा, सॉरी। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम लोग आके देखते हैं कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप नहीं मिल रहा है ना। तो अभी ये जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल मारे, बूटस्ट्रैप दिखना चालू हो जाएगा। एक्चुअली npm का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्लो चलता है। तो मैं अगर यान से कर लूँ, तो npm की जगह आप यान भी यूज़ कर सकते हो। तो चेक करते हैं npm, सॉरी, यान ऐड,
यान जल्दी जल्दी काम करता है, npm टाइम पास करता है थोड़ा। तो यान ने देखिए स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे अभी देखना आपको बूटस्ट्रैप इंस्टॉल दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप आया नहीं अभी तक, आएगा, अभी आएगा। मुझे फ़िलहाल यहाँ पे फॉर्म का जो डेटा सबमिट कराना है रिएक्ट में, उसके लिए 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक एक्सियोस यूज़ करना है मुझे, और बूटस्ट्रैप तो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। तो एक्सियोस क्या है मैं बता देता हूँ। एक्सियोस जावास्क्रिप्ट का नया फीचर है जो ES6 में आया था आई गेस, ठीक है। Axios is promised by HTTP client for JavaScript which can be used in front end and your node is backend। तो मैं बताता हूँ, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। Axios क्या करेगा पता है, आप जब Axios के थ्रू कोई भी URL हिट करोगे ना, तो वो आपको वहाँ से जैसे डेटा लेकर आना है, डेटा डिलीट करना है, गेट करना है, तो Axios हम लोग उस समय यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं ओवर फेच फंक्शन, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में फेच भी होता है, फेच से भी आप URL के थ्रू कोई भी डेटा की कहीं से भी मंगा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखता हूँ हो गया है, हो गया है। अब आते हैं हम लोग बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो अरे यार ये नहीं, सॉरी, बूटस्ट्रैप हो गया, रिएक्ट बूटस्ट्रैप हो गया। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप से मुझे कंपोनेंट मिल जाएंगे बूटस्ट्रैप के, जो भी अलर्ट है, लिंक वगैरह है, वो आपको पता चलेगा क्या होता है एक्चुअली, लिंक है, फॉर्म्स है, वो मिल जाएंगे। और बूटस्ट्रैप से मुझे इसकी स्टाइलिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने 2 पैकेज इंस्टॉल किया, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया और रिएक्ट बूटस्ट्रैप 2 पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल किया एक ही कमांड से। आप भी कर सकते हो, ठीक है, चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हो, यार्न ऐड रिएक्ट, फिर ये बूटस्ट्रैप, फिर उसके बाद यार्न ऐड बूटस्ट्रैप ये करके। तो 2 कमांड फायर करने से बेटर भाई एक ही कमांड फायर कर दिया। अब आते हैं हम लोग चेक करते हैं कि प्रोडक्ट नहीं, ऐड प्रोडक्ट पेज पे एक्चुअली क्या क्या होना चाहिए। तो कोड ऑलरेडी मैंने करके रखा है, बट आपको बताऊंगी कि हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, क्लास कंपोनेंट को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। भाई क्लास कंपोनेंट आपको नहीं पता है, आपको गूगल पे जाके देख लेना, हर चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, मैं खाली आपको बताऊँगा कि CRUD ऑपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। जेसन सर्वर पे या डेटाबेस पे, तो डेटाबेस पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फिर भी मैं वीडियो डाल दूंगा। और चलो जेसन सर्वर पे अब इंसर्ट करते हैं हम लोग, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कैसे होता है। तो पहले एक मैं फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट फॉर्म, रिएक्ट ही ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक क्लास कंपोनेंट बना लेता हूँ, सॉरी, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। यार दे रहा है कुछ यहाँ पे सपोर्ट और ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे ऐसे हो गए, ठीक है। ये इस तरह से काम कर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कुछ रिटर्न करा देता हूँ। रिटर्न के अंदर हम लोग JSX लिखेंगे, ठीक है, JSX लिखना पड़ेगा। JSX के अंदर हम लोग फॉर्म बना लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे लाल लाल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे JSX बोलता है मुझे कोई div कंटेंट दो भाई, मुझे कोई HTML का कंटेंट दो, तो मैं div लिख लिया। अब यहाँ पे div को मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब लिख देता हूँ हेलो नेम H1 H2 है, आई एम अ कोड, ठीक है, आई एम अ कोड। और ये अब जो ये कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट बोलते हैं। अच्छा, रिएक्ट जेएस में सब कंपोनेंट होता है, जैसे हेडर का आप लोगों ने कंपोनेंट बना लिया, फुटर का कंपोनेंट बना लिया, या साइड बार का कंपोनेंट बना लिया, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना के आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो इसको मैं app.js में जाऊँगा, यहाँ पे आपको दिखाना है, क्योंकि जो चीज़ ये आपको ये दिख रही है ना, app.js दिखा रहा है, ये चीज़ आपको कौन दिखा रहा है, app.js, ये रहा app.js के थ्रू आपको दिख रही है। तो मैं फिलहाल ये सब बंद कर लेता हूँ, सॉरी, ये फोल्डर। अब app.js में बहुत सारी फालतू चीज़ है जो कि आपको दिख रही है, लोगो फोगो दिख रहा है, ठीक है।
ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी नीड ही नहीं है। ठीक है, अब मैं app.js में लिखता हूँ h1 2, अब लिखता हूँ I am app.js। ठीक है, अब तो देखो ये क्या लिख रहा है, अरे ये क्या हो गया। ओके, मैंने रन तो किया नहीं, पैकेज करने का npm स्टार्ट करना था ना, तो ठीक है, सॉरी ये तो आई एम app.js। तो अभी देखते हो ये पोर्ट खुल जाता है कि नहीं। अरे खुल जाए भाई, थोड़ा सा टाइम लेता, पोर्ट खुल गया। ठीक है, आई एम app.js। ठीक है, तो फिलहाल जो app.js है, ये फाइल यहाँ पर लोड हो रही है, मेरी ऐड प्रोडक्ट वाली नहीं लोड हो रही, सॉरी। आई एम ऐड प्रोडक्ट, मतलब मेरा app.js ये रन होता है, पहले जो रन होता है इंडेक्स पेज पे वो app.js होता है, ना कि आपका दूसरा कोई कंपोनेंट का फाइल या फोल्डर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे ये जो ऐड प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर रन होगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है इंपोर्ट ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम आपका, ठीक है, ये लिखना है। अब मुझे यहाँ से ये हटा देना है, ये तो इसको रहने ही देता हूँ, पी टैग लगा देता हूँ, एक पी टैग। आपको बताता हूँ क्या करूँ मैं, एडेड ऐड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ इस तरह से। चलो अब देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है app.js पे। आई एम app.js जो मेरा मेन पेज था वो रन हो गया, एडेड प्रोडक्ट जो मैंने पी टैग लिया था, और आई एम ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये मेरा रन हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी डालो तो वो रन होता चला जाएगा। ठीक है, ये रहा। तो मैंने देखिए किस तरह से इंपोर्ट करा लिया ऐड प्रोडक्ट डॉट को app.js में। ठीक है, तो हम सारा डिज़ाइन हम लोग यहाँ पे करेंगे, app.js को नहीं छेड़ेंगे। app.js इंडेक्स पेज होता है, उसको खाली हम लोग वहाँ पे लिंक वगैरह जो बिल्ड करना है, लिंक बनाना है वहाँ पे, मतलब सब के सब जो भी आपके कंपोनेंट को हम लोग मर्ज करते हैं app.js में। ठीक है, तो अब मेरे पास ये सब तो हो गया, अब टाइम काफ़ी जा चुका है, 22 मिनट हो चुके हैं। तो मैं आपको कॉपी करके बताऊंगा फटाफट कि मैं फॉर्म वगैरह कैसे बनाने वाला हूँ। तो मेरे पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी खुला हुआ है, एक मैं अच्छा सा फॉर्म यहाँ पे मैंने रेडी कर रखा है। ये रहा मेरा फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक कुछ है, अभी एरर आएगा, मैं उसको निकाल दूँगा। ठीक है, ऑन चेंज पे मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। मैं भी फॉर्म रन करके दिखाने वाला हूँ आपको, इसीलिए ये सब मैं हटा दे रहा हूँ फालतू का चीज़। ठीक है, ये ऑन सबमिट भी अभी नहीं चाहिए मुझे, पर बाद में चाहिए। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, चेक करता हूँ। ओ हो, ये तो इस तरह खुल गया। डिज़ाइनिंग कहाँ गई मेरी? अच्छा, मैंने एक काम किया, बूटस्ट्रैप तो इंस्टॉल किया, बट बूटस्ट्रैप को मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं इंक्लूड नहीं करा है। तो देखते हैं बूटस्ट्रैप मेरे नोड मॉड्यूल में आया है क्या। आया ही रहेगा, कहाँ ढूंढने जाऊँ साले। ये रहा, बूटस्ट्रैप तो है ऑलरेडी, बूटस्ट्रैप उसकी कोई चिंता नहीं है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल्ड है, उसको खाली मुझे इंपोर्ट कराना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कराने के लिए, ऐड कराने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये जो लिंक है यहाँ पर ऐड करा लेता हूँ मैं। ठीक है, ये अभी काम नहीं कर रहा है मेरा लिंक, ऐड बूटस्ट्रैप मुझे यहाँ पे ऐड कराना चाहूँ। एक्चुअली मैं दूसरे प्रोजेक्ट में ऐड करा लिया, सॉरी, यहाँ पे जरूरत नहीं थे, मेरा प्रोजेक्ट ये फाइल है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ। ओके, परफेक्ट बन गया।
अच्छा, रिएक्ट इतना फास्ट है, जैसे आप कंट्रोल एस मारते हो यहाँ पे आके वो चेंजेस कर देता है सारे के सारे। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, ऐड प्रोडक्ट में जाता हूँ, app.js में जाता हूँ। ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं खाली ऊपर का एक रखता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट एडेड ये भी नहीं चाहिए, तो इसको भी निकाल देता हूँ। तो देखिए, जो मेरा जो ये पूरा जो डिज़ाइन है, फॉर्म का डिज़ाइन है ना दोस्तों, ये मेरा किस पेज पे है, वो ऐड प्रोडक्ट पेज पे है, जो कि यहाँ पर है। मैंने इसको गेट कर लिया app.js में, इस लिंक के थ्रू, इंपोर्ट ऐड प्रोडक्ट फॉर्म, इसके थ्रू गेट कर लिया। ठीक है, तो ये जो नाम है और इसका जो नाम है, और ये दोनों सेम होना चाहिए, नहीं तो एरर फेंकने लगेगा वो। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे का कुछ काम करते हैं। पहले मैं एक्सियोस भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक्सियोस जैसे मैंने बताया आपको, एक्सियोस के लिए बिना एक्सियोस के आप ये ए पे एक ऑपरेशन नहीं कर सकते हो रिएक्ट जेएस में, या तो फेच भी यूज़ कर सकते हो, बट क्या है, एक्सियोस थोड़ा बेटर माना जाता है, इसलिए लोग एक्सियोस यूज़ करते हैं। बहुत सारे उसमें डिफरेंसेस हैं, आप जाके गूगल पे देख सकते हैं। तो हम लोग आते हैं एक्सियोस को इंस्टॉल करते हैं। तो कंट्रोल यहाँ पे मैंने टर्मिनेट किया। अब आते हैं यान ऐड एक्सियोस, तुरंत कर देगा, इसलिए मैं यान को यूज़ करता हूँ। बावर भी है, यान भी है और npm है, तो आपको जो सही लगे वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अभी एक्सियोस यहाँ पे फटाक से इंस्टॉल हो जाएगा और ये मेरा फॉर्म बढ़िया से बन गया। यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा है, तो स्पेस के लिए मैं एक काम करता हूँ, बूटस्ट्रैप का क्लास है वो यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर क्या है, एम्प्टी मार्जिन टॉप 5, देखते काम करता है कि नहीं करता है। अच्छा, अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि मैंने तो टर्मिनेट कर दिया ना, तो कैसे रन होगा। तो पहले देख लेते हैं एक्सियोस इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। एक्सियोस इंस्टॉल हो गया। अब मैं वापस अपने सर्वर को ऑन करता हूँ, npm स्टार्ट, इसको बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं npm, यहाँ पे मेरा तो फिलहाल जेसन सर्वर जो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, अरे भाई चल, टाइम लेता है काफ़ी यार। ठीक है, यहाँ पे रन हो गया है। ठीक है, इसने मार्जिन टॉप छोड़ दिया है 5, और 5 ज़्यादा लग रहा है। अगर मैं इसको 2 करूँ तो 2 बहुत कम हो गया, तो मैं इसको 4 रहने देता हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप का क्लास है दोस्तों, बूटस्ट्रैप आनी चाहिए। अगर आपको अच्छा रिएक्ट डेवलपर बनना है तो बूटस्ट्रैप आनी ही चाहिए। अब हाँ, हम लोग फॉर्म को मैनिपुलेट करेंगे। वही फॉर्म का डेटा है वो यहाँ पर जाएगा कैसे। ठीक है, अभी फ़िलहाल 3 डेटा है, 3 है ना, तो मैं यहाँ से काम करता हूँ, ये 2 को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस URL को हिट करने वाला हूँ रिएक्ट जेएस के थ्रू। तो आते हैं पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी है, मैं बता देता हूँ क्या क्या लेना है। मैं आ जाता हूँ, पहले एक कॉन्स्ट लेना है, उसमें ये चीज़ आपको डिक्लेयर करनी है, जो चीज़ें आपको मैनिपुलेट करनी है ये चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर करनी। तो ये कॉन्स्ट ले लिया, उसके अंदर मैंने यूज़र और सेट यूज़र ले लिया। हाँ, अब यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग हुक्स, जो हुक्स फीचर आया है रिएक्ट जेएस का, बहुत अच्छा है। जो लाइफ साइकिल को, जो फंक्शनल कंपोनेंट है लाइफ साइकिल को सपोर्ट नहीं करते थे प्रॉपर्ली, तो इसलिए हुक्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिससे कि सारे के सारे जो क्लास के फीचर्स हैं हम लोग अब फंक्शनल कंपोनेंट में भी मिलने लगे हैं। जैसे कंपोनेंट डिड माउंट, अनमाउंट वगैरह जो भी था वो हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट, वो कम माउंट अनमाउंट तो नहीं लिखेंगे, बट यूज़ इफेक्ट के थ्रू हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं, जो कि क्लास कंपोनेंट में हम लोग अचीव करते थे। ठीक है, तो कॉन्स्ट ले लिया मैंने, यहाँ पे यूज़र ले लिया। यूज़र मतलब क्या, ये मेरा करंट डेटा रहेगा। जैसे मेरा करंट डेटा है 1, ठीक है, तो सेट यूज़र में जाते ही अगर हम लोग बटन क्लिक करेंगे तो 2, 3, 4 है जो सेट यूज़र में उसको मिलने लग गया। और यूज स्टेट कर लिया मैंने, यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कराया, तो यूज स्टेट को मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे यूज स्टेट आ गया है। तो इसके अंदर मैंने एक जो भी है एरे में मेरा सारा का सारा डेटा है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन, जो कि मेरा जो वैल्यू है यहाँ से मैं इसको गेट करने वाला हूँ। ठीक है, अब आते हैं मेरे प्रोजेक्ट में फिर से। ये मेरा प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी किया, इसमें आते हैं। तो ये चीज़ तो समझ गया आपको। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ऑन चेंज और वैल्यू पे हम लोग कुछ तो लेंगे ना, वैल्यू पे हमें क्या मिलेगा हम लोग वो देख लेते हैं। तो पहले मैं आता हूँ यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करा है ना, तो मैं भी डिस्ट्रक्चरिंग कर लेता हूँ।
इसको कॉपी मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो सारी की चीज़ें ना इसको डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के, ये 6 में शायद से ये 6 में आया था, और यूज़र में आके मैंने स्टोर कर लिया। तो सारा का सारा जो यूज स्टेट है ना, सेट यूज़र, मुझे यूज़र में, यूज़र को हम लोग सेट यूज़र में आके स्टोर कर देंगे। तो इसकी जो इसमें जो सारा का सारा डेटा है, डिस्क्रिप्शन, प्राइस वगैरह सब आके इसमें स्टोर हो जाएगी, और ये हम लोग यूआरएल पे थ्रो कर देंगे, और यूआरएल पे थ्रो करते ही वो जाके वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे का प्रोसीजर देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस मार देता हूँ। अब कांस्टेंट ऑन चेंज इनपुट यहाँ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है। इनपुट चेंज मतलब जैसे ही आपका इनपुट चेंज होता है तो ये जो मतलब ये क्वेरी है, ये कोड ये फायर हो जाएगा। तो मैं एक यहाँ पर आता हूँ इनपुट चेंज का, यहाँ पर लगा लेता हूँ ऑन इनपुट चेंज। तो ये इस तरह से है, ठीक है। मैं एक चीज़ लिखने से बेटर है कि इसको ले लेता हूँ पूरा, ठीक है। अब आके यहाँ पे रन करते हैं, देखते कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कंपोनेंट देखो, इसने मेरे को डिसेबल किया है फिलहाल, देखिए कुछ टाइप होने नहीं दे रहा है। तो स्टेट में आते मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं। अभी जैसे मैंने टाइप किया एफ, देखो एफ मिल रहा है, इनिशियल वैल्यू मिल रही है। अब प्रोडक्ट में जाते हैं, प्रोडक्ट में देखिए 5 कुछ मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। इंटर डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ मिलेगा आपको, मैं डाल देता हूँ एफ मिल रहा है, या तो मैं जी डाल दिया जो, तो इनिशियल वैल्यू मतलब ऑन चेंज, मतलब जब भी ऑन चेंज हो या इस पे बटन जैसे इनपुट फील्ड पे क्लिक हो तो वो ऑन चेंज इवेंट कहलाता है। तो यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट मैंने कॉल करा दिया, ठीक है। अब मुझे ऑन चेंज पे उसकी वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू कैसे गेट करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो एक काम करना होगा। अब जो भी प्रोडक्ट का नाम है आपका, प्रोडक्ट का नाम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि टाइम से ये वीडियो उनके लिए जो रिएक्ट ऑलरेडी थोड़ा मोड़ा जानते हैं, उनको समझ में आया होगा। बिल्कुल आप बिगिनर है तो आपको मे भी ना समझ में आए, तो भी देख लेने से एक प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या करना है, मुझे ऑन चेंज पे तो मिल रहा है, कुछ ना कुछ डेटा यहाँ पे मिल रहा है ऑन चेंज पे, बट इसने डिसेबल करके रखा है, मुझे वो टाइप करने नहीं दे रहा, ठीक है। अभी टाइप, अच्छा अभी टाइप हो गया, टाइप होने मिल रहा है, देखिए जो भी अब टाइप कर रहा हूँ, क्यों मिल रहा है देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू भी थी वो भी यहाँ पे कॉल करा दिया, ठीक है। तो इसलिए मुझे वो मिलने लगा है, ठीक है। अब मैं इसको समझा देता हूँ। ऑन इनपुट चेंज के बाद अगर ये क्वेरी, ये कोड एग्जीक्यूट होता तो क्या किया इसने, सेट यूज़र में क्या करा कि जो मेरा करंट डेटा था उसको, उसके बाद ऑन चेंज पे जो डेटा मिला उसको यहाँ पे सेट कर दिया, और स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू मैंने जो सारा का सारा इसमें जो डेटा था वो आके स्टोर कर दिया। और e.target.name में जो था उसका जो नेम, ये जो नाम है ना, जो ये नाम है, इसमें जो मुझे वैल्यू मिल रही है, मतलब जैसे PHP में हम लोग करते हैं ना कि नेम के थ्रू ही हम लोग इनपुट बॉक्स से जो वैल्यू हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट कराते हैं, वो भी यहीं पे भी वही हो रहा है। मुझे मैंने ई टारगेट नाम किया, मतलब जैसे प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, जिसका भी नाम मिलता है उसकी वैल्यू इसमें स्टोर करा दिया है, ठीक है। और ये सेट हो गया है यहाँ पर। इसीलिए तो अभी जैसे मैं अगर ये वैल्यू अगर नहीं रखा था, अभी मैं इसको हटा के ये कर देता हूँ, देखना भी क्या होगा, ठीक है। अभी देखो हट गया ना, अब मुझे टाइप करने नहीं देगा क्योंकि वैल्यू में तो कुछ है ही नहीं। अभी जैसे मैंने ए डाला तो यहाँ पर वो ए देखो चेंज हो रहा है, अब क्यू डाला तो क्यू चेंज हो रहा है, मतलब एक वैल्यू ले रहा है वो चेंज होने के लिए, ऑन चेंज। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी इस तरह से, इस तरह से, अब देखिए मुझे करने दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया था, मैंने एक स्प्रेड ऑपरेटर यूज, 3 डॉट्स को यूज़ किया, और जो सारा का सारा जो डेटा था इसने यहाँ पे स्टोर करा दिया। और फिर e.target.name के थ्रू, e.target.name जो भी इसकी वैल्यू है वो भाई इसमें स्टोर करा दो, ठीक है। इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक एक्सियोस यूज़ करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर जैसे किया हुआ है,
ऑन सबमिट, तो मुझे फॉर्म को अब सबमिट करना पड़ेगा, तभी मुझे सारा का सारा डेटा मिलेगा, जैसे हम लोग एजेक्स जे क्वेरी में करते हैं। तो मैंने फॉर्म सबमिट कराना है, तो मुझे फॉर्म का नाम देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, ऑन सबमिट। चेक कर लेता हूँ प्रॉपर है इस तरह से। ठीक है, अब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, बटन मुझे नहीं, बटन जस्ट क्लिक होगा, क्योंकि जे क्वेरी को हमने देखा बटन के थ्रू हम लोग करा लेते हैं, बट यहाँ पे हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे। फॉर्म का जो सारा का सारा टेक्स्ट फील्ड है वो हम लोग सबमिट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और अब क्या करेंगे, मैंने ये यूआरएल दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑन सबमिट पर असिंक्रोनस फंक्शन जो है वो यहाँ पे चला है, और फैट एरो फंक्शन के थ्रू वो पहला तो e.prevent डिफ़ॉल्ट ये करता है, ये फॉर्म को बार बार सबमिट होने से रोकता है, ठीक है, वो चलते रहने से रोकता है। उसके बाद क्या किया, अवेट मारा। अवेट मतलब एक फंक्शनलिटी है जावास्क्रिप्ट, ये क्या करता है, जब तक करंट उसका बोलते हैं करंट प्रोसेस उसका कंप्लीट ना हो तब तक वो नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं जाता है, इसीलिए यहाँ पे अवेट लगा दिया। अगर अवेट नहीं लगाते वो क्या करता, ये यूआरएल से डेटा मिले या ना मिले, इंसर्ट हो या ना, वो अगले स्टेप पे चला जाता है। इसलिए अवेट बता दिया कि भाई पहले मुझे ये स्टेप कंप्लीट करना ही करना है, देन नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो इसलिए यहाँ पे अवेट लगा दिया। और axios.post, क्योंकि इंसर्ट करना है इसलिए मैंने पोस्ट यूज़ किया है। अगर मुझे यही यूआरएल पे जाके कुछ डिलीट करना पड़ता तो मैं डिलीट लगाता, और गेट करना हो मतलब मुझे डेटा फेच करके दिखाना हो कहीं, मतलब कहीं और हो, उसको फेच करके अपने को React.js के ब्राउज़र में दिखाना, तो मैं यहाँ गेट करता, और एडिट करना है अपडेट करना है तो वहाँ यहाँ पे आ जाता है पुट, ठीक है। और अलर्ट करा दिया तो अलर्ट तो आपने देखा ही है। तो आइए हम लोग इसको सबमिट करा के देखते हैं। और ये यूआरएल मेरा है, बट यूआरएल मेरा गलत है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे जो यूआरएल है ये क्या है, ये यूआरएल है, ठीक है। तो आते हैं, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम लोग यूआरएल को चेंज कर देते हैं यहाँ पे। अब चेक करते हैं, हम यहाँ पे रन करते हैं। ओहो, एक्सिक्यूट नॉट डिफाइन, क्यों? अच्छा, एक्सियोस फेच नहीं किया है ना, यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ता है एक्सियोस को। देखो ये इस तरह से हम लोग इसको इंपोर्ट करा लेते हैं, ज़्यादा कोई बात नहीं। अब देखते हैं, चलो अब डेटा फेच का हम लोग इंसर्ट कराते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा है, सैमसंग गैलेक्सी वगैरह है, तो हम लोग जियो फ़ोन को डाल देते हैं, मोटरोला को डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसकी वैल्यू 5000 डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं गुड प्रोडक्ट। अब इंसर्ट करते देखते क्या होता है। डेटा इंसर्टेड, वाह 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 वाह, ठीक है, डेटा इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग React.js में हम लोग करंट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये बेसिक स्टेप्स थे, बेसिक फीचर, मतलब बेसिक छोटा सा एक प्रोजेक्ट था, आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, मैंने ऐप में मैंने ऐड प्रोडक्ट नाम का एक कंपोनेंट बनाया, फिर उसको यहाँ पर app.js में मैंने उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया, फिर इस तरह से डिस्प्ले करा रहा हूँ। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, यहाँ पर जो कंपोनेंट एक फाइल होती है वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स अरे यार, ठीक है, कंपोनेंट्स हो गया। मैं इसको डाल देता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ। देखिए, तो एक बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप कंपोनेंट्स बनाइए, जितने फाइल्स वगैरह जितने भी सब कंपोनेंट है जो भी है, कंपोनेंट्स में फोल्डर बनाते जाइए, वहाँ से इसको कॉल कराइए। तो इसके अंदर आ गया। फिलहाल देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए एरर फेंक दिया उसने, क्योंकि उसको गेट डायरेक्टरी नहीं मिल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, app.js में जाएंगे। app.js में क्या है, कंपोनेंट्स बराबर तो है, वो ऑटोमेटिक कर लिया। React.js बहुत स्मार्ट है, ठीक है। यार चलो ठीक है, ये आप देख लेना कैसे हो रहा है। मेरे साथ कुछ गड़बड़ी हो गई है, देख लूँगा, क्योंकि इस तरह से तो हम लोग करते ही हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सेव करा, ठीक है। वापस से ऐड करते देखते कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ कोड में।
मोटोरोला था, जियो फोन ऐड करता हूँ मैं, जियो फोन, प्राइस अभी था 1200, इंसर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इंसर्ट करा लिया। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम लोग फेच कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे और गेट कैसे करेंगे, ठीक है, और अपडेट कैसे करेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।